अब पढ़ते हैं 5वां चैप्टर क्लास 6 के ज्योग्राफी का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन से हैं 3 महत्वपूर्ण घटक? तो आगे देखते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ये हो गया पहला घटक। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है, गैस के परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये हो गया दूसरा घटक, पर्यावरण का दूसरा घटक, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। यह हो गया पृथ्वी की सतह है ना, सतह के पर्यावरण का तीसरा घटक जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल। मतलब लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर एंड ह्यूडरोस्फियर। बायोस का अर्थ है जीवन, बायोस्फियर। क्या आप इनमें है ना, क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? जी हाँ, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर ये सब बना सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपना पहला घटक के बारे में। पर्यावरण का पहला घटक है भूमंडल। इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों, पतली परतों का बना होता है। भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व किस मंडल में पाए जाते हैं? भूमंडल में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है ना। पृथ्वी की जो सतह को 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, है ना। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। आप ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप कभी स्टेशन पे जाके देखिएगा कि उस स्टेशन के नीचे पहले तो एक बोर्ड पर स्टेशन का नाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें भी हो, और नीचे में लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई। वही कहा जाता है कि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, इसीलिए स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल पर क्या होता है? ये ऊंचाई शून्य होता है। देखिए, विश्व महाद्वीप एवं महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, उसके बगल में आ जाता है यूरोप, उसके ठीक नीचे आ जाता है अफ्रीका, फिर इधर आ जाता है उत्तर में उत्तर अमेरिका, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, और एक यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके ठीक नीचे लगभग ध्रुव की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। यह बर्फीला महाद्वीप है। तो और महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर जाके अटलांटिक महासागर जो एस शेप की होती है, फिर इसके ऊपर ही होता है आर्कटिक महासागर, फिर भारत के नीचे हिंद महासागर जो कि हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। फिर यहाँ सबसे नीचे दक्षिण में आ जाता है दक्षिण महासागर। तो इस प्रकार हमारा महाद्वीप,
हमारा कितना महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर? तो 1 2 3 4 5 6 1 7 7 महाद्वीप हो गए। और महासागर कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 और 5 5 महासागर होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 8,848 मीटर ऊंचा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ है? मोरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में से इतनी अधिक भी हो सकती है? नहीं। अब पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में, लेकिन इनसे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ये मेन पॉइंट पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, है ना, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के कौन है? तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। किस तारीख को चढ़े थे? 29 मई 1953 को। कौन कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। जापान की जुनको तबई, है ना, तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई को 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। चलिए अब पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप 7 हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में, है ना, अंटार्कटिका है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, जो कि हमने आपको पहले दिखा दिया, तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया सबसे पहले महाद्वीप कौन सा आता है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने भागों में फैला हुआ है? तो 1/3 भागों में। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल जो होता है ना, उसके 1/3 भागों में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग कौन सी चीज़ करती है? तो यूराल पर्वत करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोसिया, है ना, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब दूसरा आ जाता है महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए, जो कि हमने पहले ही वह मानचित्र देखकर पता लगा लिया है। अब पढ़ते हैं तीसरा महाद्वीप अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 को देखिए, जो कि हमने देख चुका है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो मैं बता देता हूँ कि कर्क रेखा जो होता है इसके उत्तरी भाग से, और मकर रेखा जो होता है इसके दक्षिणी भाग से, और विषुवत रेखा होता है तो इसके बीचों बीच होकर गुजरता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा महाद्वीप उत्तर अमेरिका।
विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप है। विश्व का सबसे तीसरा महाद्वीप कौन सा है? यह उत्तर अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर और ऊपर में आ जाता है इसका आर्कटिक महासागर। अब आता है हमारा पांचवा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? पूर्व एवं पश्चिम में पूर्व में आ जाता है इसका अटलांटिक महासागर, पश्चिम में आ जाता है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला ऐसे करके यहाँ तक आती है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। अब पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में, जो कि हमारा ये 7वां महाद्वीप है। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित होते हैं। मानव निवास नहीं है, लेकिन शोध केंद्र यहाँ पर है, रिसर्च स्टेशन। भारत के भी शोध स्थान यहाँ है। कौन, इसका क्या क्या नाम है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो शोध केंद्र है। कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। 21 देश का यह है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, तो भारत का शोध संस्थान है। अब पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग ओलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब पढ़ते हैं महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल क्या होता है? हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी है? तो तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर
सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर जो था उसकी गहराई, यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में है ना, उसको जो हम देखे तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगा लिए थे। अटलांटिक महासागर, अब दूसरा क्या आ जाता है? अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा क्या है? बहुत ही अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर, अब तीसरा आ जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की है। चलिए, इसके उत्तर में एशिया, हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? एशिया है और पश्चिम में है अफ्रीका तथा पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण महासागर, अब पढ़ते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है ना। क्या है कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर दक्षिण है ना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कौन? दक्षिण महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। अब आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? तो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, यानी कि 66.5 डिग्री से ऊपर, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि किस किस महासागर को जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और ये बेरिंग जल संधि यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम वायुमंडल के बारे में। तीसरा मुख्य घटक वायुमंडल। स्थलमंडल पढ़ लिए, जलमंडल पढ़ लिए, अब आता है तीसरा मुख्य घटक वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की भी कुछ परतें होती है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहर बहिर्मंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल पहले आता है, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल तथा सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, उसी को कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल का घनत्व घटता जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कहाँ से कहाँ बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हमारा सबसे मेन जो पर्यावरण का घटक है, जीवमंडल। हालांकि पर्यावरण के घटक में 3 गो को ही रखा गया है, एक स्थलमंडल को, जलमंडल को और वायुमंडल को, लेकिन ये जो जीवमंडल होते हैं इन सभी का सम्मिश्रण होता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में? 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है ना, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है? कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ती है, इसी से तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग का आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और पढ़ेंगे उसके बाद अगला चैप्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत।
है ना, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। उसके बाद है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वह स्थल संधि कौन सा था, पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन का है 78%, ऑक्सीजन का है कितना, तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है, तो थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। चलिए अब रिक्त स्थानों को भरे। पृथ्वी का सबसे गाढ़ा भाग कौन सा है, मोरियाना गर्त। क्या है, मोरियाना गर्त। कितना, तो 11,022, ठीक है, इतना मीटर। देश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। किस देश महासागर का नाम, तो हिंद महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम। देश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है। देश स्थल जल एवं हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा, तो क्षोभ मंडल। कौन सा, उस स्थल के बारे में पूछा गया है, तो यह है हमारा स्थल मंडल, यानी कि जैव मंडल कहा जाएगा। जल एवं हवा का सीमित भाग है तो इसको कहा जाएगा स्थल मंडल, जो कि जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ देश कहा जाता है, तो यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ये कितना है, तो 8,848 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।